श्री हिंगलाज विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय बापू नगर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SHBM बापू नगर में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है 31 से 1/6 इंटू 31 से 5/6 सूत्र एकाधिकन का प्रयोग करके गुणा करना है। देखिए यहां से 31 सही 1/6 गुणा 31 सही 5/6। सबसे पहले पहला पद जो समान है इसका एकाधिकन करेंगे तो 31 सही 31 के एकाधिकन के साथ 31 का गुणा ऑब्लिक में जो भिन्न लिखी हुई है 1/6 इसका गुणा 5/6 से होगा। 31 का गुणा 32, 31 का एकाधिकन हो गया 32 ऑब्लिक अंश का गुणा हर का गुणा भिन्न में पढ़ चुके हैं आप। 5 और 1 का गुणा 5, 6 और 6 का गुणा 36। अब यहाँ पर हम 32 और 31 का गुणा कर लेंगे तो 1 और 32 से किया 32, 3 और 2 से किया 6, 3 और 3 से किया 9। इस तरीके से ये आ गया 992 ऑब्लिक 5/36 ऑब्लिक हटा देंगे 992 992 सही 5/36 ये आपका आंसर। एक बार फिर जो पद समान है एकाधिकन करते समय उसी पद का एकाधिकन करना है, उसी के साथ एकाधिकन का गुणा करना है। 31 गुणा 31 के एकाधिकन से गुणा हो गया, ऑब्लिक के बाद में जो भिन्न में संख्या लिखी हुई है उसका गुणा हो जाएगा। जैसे हम 31 का यानी कि जो समान संख्या है उसके एकाधिकन से गुणा कर लेते हैं, उसके बाद ऑब्लिक हटा देंगे। ये सूत्र निकलन द्वारा भाग करना है। सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे। निकलन विधि आधार आधारित विधि है, इसके अंदर 10 या 10 की घात को आधार लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा भाजक है वो है 889, इसलिए हमारा जो आधार होगा वो होगा 1000। आधार हो जाएगा हमारा 1000। भाजक के नजदीकी जो भी आधार होता है उसको लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा भाजक हो गया 889 और इसको विचलन आधार और जो भाजक है इसका जो अंतर है उसको हम विचलन या पूरक अंक पूरक संख्या कहते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। ये हो गया हमारा विचलन हो जाएगा। हम 1000 में से 889 को घटाएंगे तो हमारे पास में देखिए यहाँ से 889 में से घटाना रहेगा हमेशा आधार को, यानी कि भाजक में से हमेशा आधार को घटाएंगे। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हमारे पास में जो संख्या आएगी वो ऋणात्मक आएगी, तो ऋणात्मक संख्याओं को इस तरीके से लिख देंगे। अब इसमें परिवर्तित अंक ज्ञात करेंगे। परिवर्तित अंक ये बिंदुकुलम का चिन्ह लगाया हुआ है क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है। विचलन यदि ऋणात्मक है तो परिवर्तित अंक हमेशा धनात्मक होगा, और यदि विचलन धनात्मक है तो परिवर्तित अंक ऋणात्मक होगा, इसलिए 111 परिवर्तित अंक में धनात्मक हो जाएगा। अब हम देखेंगे आधार के अंदर जितने भी शून्य हैं, हमारा जो आधार है उसमें जितने शून्य हैं भाज्य में से उतने अंक अंतिम से इकाई की ओर से तीसरे कॉलम में उतार देंगे, यानी 3 अंकों को हम तीसरे कॉलम में उतार देंगे। पीछे जो बचा 111 उसको मध्य कॉलम में उतार देंगे। उसके बाद में पहला जो अंक है उसको सीधा ही हम भागफल में उतारेंगे, और जो अंक भागफल में आया उसका हमेशा गुणा होगा परिवर्तित अंक के साथ में, यानी 1 का गुणा 111 से करेंगे और आगे लिख देंगे। ये लिख दिया 111। अब धनात्मक संख्या है, परिवर्तित अंक ऋणात्मक होता तो घटता, परिवर्तित अंक धनात्मक है इसलिए जुड़ेगा, 1 और 1 हो जाएगा 2। इसको भागफल में लिख देंगे। 2 का 111 के साथ गुणा करेंगे 222, आगे वाले अंकों के आगे। फिर वही स्थिति वापस इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, भागफल में लिख देंगे। गुणा करेंगे 111 से तो हो जाएगा 444। अब हम तीसरे कॉलम में पहुंच गए। जो शेषफल का कॉलम है सीधा हम जोड़ देंगे, जो होगा वो हमारा शेषफल होगा। 4 और 4 8 हो जाएंगे, 3 और 2 5 और 4 9 हो जाएंगे, 4 और 3 7 हो जाएंगे। इस तरीके से ये हमारा शेषफल आ गया। अतः हमारा भागफल है वो हो जाएगा 124 तथा शेषफल है वो हो जाएगा 798। ध्यान रहे आपका शेषफल है वो आपके भाजक से छोटा होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति बनती है कि आपके भाजक से शेषफल बड़ा आ जाए तो हम संशोधित भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं।
इसमें जो आपका शेषफल है वो भाजक से छोटा है, इसलिए आपका जो शेषफल है वो 798 हो गया और आपका भागफल 124। संकलन व्यवकलन द्वारा 23 का हमें वर्ग करना है। सबसे पहले इष्ट अंक लेना होगा। इष्ट अंक जैसे 23 है तो उपाधार हो जाएगा 20, इसलिए इष्ट अंक हो जाएगा 3। अब देखिए 23 का स्क्वायर बराबर एक बार संकलन और एक बार व्यवकलन, यानी कि जो संख्या है उसके अंतर्गत एक बार इष्ट अंक को जोड़ना और एक बार इष्ट अंक को घटाना, प्लस इष्ट अंक का स्क्वायर। इष्ट अंक 3 है, 3 का स्क्वायर। एक बार वापस संकलन व्यवकलन, नाम से ही पता चल रहा है इष्ट अंक मानना है। जैसे संख्या 23 है तो आपका उपाधार 20 हो जाएगा, 23 माइनस 20 इष्ट अंक 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 31 होता तो इष्ट अंक 1 हो जाता, 35 होता तो इष्ट अंक 5 हो जाता। इस तरीके से इष्ट अंक का चुनाव करने के बाद में हमारे पास में जो संख्या है उसी का वर्ग ज्ञात करते समय उसी के साथ में इष्ट अंक का संकलन करना है और उसी के साथ में इष्ट अंक का व्यवकलन करना है। तो हमारी संख्या है 23, इष्ट अंक 3 है, इसलिए 3 का योग यानी कि संकलन हो गया और बाकी यानी कि व्यवकलन हो गया, प्लस इष्ट अंक का स्क्वायर करना है। अब देखिए यहाँ से 23 में 3 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएंगे, गुणा 23 में से 3 घटाएंगे तो 20 हो जाएंगे, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। 26 और 2 से गुणा किया तो 52 हो जाएंगे, पास में 0 आ गया, प्लस 9 को जोड़ दो 529, ये आपका इस तरीके से बोलते हैं। द्रव्यांक से भाग कर रहे हैं, 3 कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में आपका आ जाएगा द्रव्यांक और मुख्यांक। द्रव्यांक और मुख्यांक का चुनाव। सबसे पहले हमारे पास में संख्या है 58,764, हमें भाग देना है 59 का। तो इसमें से द्रव्यांक का चुनाव हम करेंगे भाजक में से। भाजक है हमारा 59 में जो इकाई का अंक है वही हमारा द्रव्यांक होगा, चाहे संख्या 3 अंकों की हो चाहे 2। इकाई अंक को हमें द्रव्यांक चुनना है, शेष जो भी भाजक के अंतर्गत है वो हो जाएगा आपका मुख्यांक, इसलिए आपका मुख्यांक हो जाएगा, इकाई अंक हो गया द्रव्यांक, शेष बचा 5 तो मुख्यांक हो गया 5। दूसरे जो कॉलम में है, जैसे हमने द्रव्यांक चुन लिया 9, मुख्यांक चुन लिया 5, द्रव्यांक में जितने अंक है इतने भाज्य में से अंक तीसरे कॉलम में लिखेंगे। द्रव्यांक में केवल एक ही अंक है तो 4, तो इकाई का अंक है उसको तीसरे कॉलम में लिख देंगे, शेष बचा 5, 8, 7, 6 को मध्य कॉलम में लिख देंगे। अब करेंगे क्या, मुख्यांक का भाग देंगे। तो सबसे पहले भाग देंगे हम 58 के अंतर्गत, 58 में भाग देंगे मुख्यांक यानी अर्थात 5 का, तो भागफल जो निकल कर आएगा वो आएगा 9, तथा शेषफल जो आपका निकल कर आएगा, शेषफल निकल कर आएगा आपके पास में भाज्य है 58 में से 9 का भाग 5 का भाग 9 बार गया अर्थात 45, तो शेषफल बच गया 13। शेषफल को हम जिसमें भाग दे दिया उसके आगे वाले अंक के आगे उतार देंगे, भाग गया हमारा 9 बार। तो जो नया भाज्य निकल कर आया, जैसे ही हम शेषफल को आगे वाले अंक के आगे उतारते हैं तो नया भाज्य आएगा और नया भाज्य हमारे पास में आ गया 137। जैसे ही नया भाज्य आएगा हम उसको संशोधित भाज्य में बदलेंगे अर्थात संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे। तो संशोधित भाज्य हमारा हो जाएगा, जो हमारा नया भाज्य है उसमें से द्रव्यांक और भागफल में जो अंक आया उस दोनों का गुणा करके घटाना है, अर्थात द्रव्यांक 9 है तो 9 और भागफल में 9 जो आया उसका गुणा करके घटाएंगे तो 137 माइनस 81 हो जाएगा। और इस तरीके से 7 में से 1 6 और 13 में से 8 यानी 5 अर्थात 56 बच जाएंगे, जो कि हमारा संशोधित भाज्य है। पुनः हम 56 में भाग देंगे 5 का, तो हमारा जो भागफल है वो पुनः 9 आ जाएगा, 9 बार भाग जाएगा। अब अधिकतम 9 बार ही भाग दे सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ा अंक है वो 9 ही है, तथा शेषफल जो है वो बच जाएगा। आपने भाग दिया 56 में तो शेषफल है 9 बार भाग गया 5 का, तो 45 घटाएंगे पीछे बच जाएंगे 11, यानी शेषफल आ गया 11। आगे वाले अंक के आगे उतार देंगे, भाग गया 9 बार। इस तरीके से पुनः नया भाज्य जो है हमारे पास में निकल कर आया, 6 के आगे 11 उतारने पर 116। जैसे ही हमारे पास में नया भाज्य आया तब हम उनको संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे। तो संशोधित भाज्य ज्ञात करने का तरीका आपको पता ही है,
जो नया भाज्य है उनमें से जो नया अंक आया है भागफल में उसका और द्रव्यांक का गुणा करके घटाना है। तो भागफल में 9 आया और द्रव्यांक तो 9 ही है, तो 9 गुणा 9 अर्थात 116 माइनस 81। इस तरीके से 6 में से 1 गया तो 5 बच गया, 11 में से 8 गए तो 3 बच गए। तो फिर हमारे पास में संशोधित भाज्य आ गया 35। 35 में भाग देंगे पुनः 5। अब भागफल आ जाएगा 6 क्यों? भाग तो 7 बार जा रहा है, ये सोच रहे होंगे आप। जैसे हम इसको भाग 7 बार देंगे तो शेषफल 0 रह जाएगा और आगे 0 लिखेंगे तो 4 ही रहेगा और यहाँ पर अंक आएगा 7 भागफल में। 7 और 9 का गुणा करके हमें घटाना होगा 4 में से, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हम भाग जा रहा है 7 बार परंतु देंगे 6 बार। ये द्रव्यांक कुछ ऐसे नियम है, इस नियमों के मुताबिक इस तरीके से चलना होगा हमें। भाग 7 बार जा रहा है लेकिन हमें देना 6 बार ही होगा, क्योंकि भाग यदि 7 बार दिया तो शेषफल 0 आएगा और 0 4 के आगे उतारने पर 4 ही रहेंगे और जो हमारा भागफल में अंक है वो 7 आएगा। 7 का हम द्रव्यांक में गुणा करके घटाएंगे तो 63 घटाना होगा, जो 4 में से संभव नहीं है। इसलिए भाग 7 बार जा रहा है परंतु हमें 6 बार ही देना है। जैसे ही भागफल 6 आएगा तब शेषफल आ जाएगा हमारा शेषफल आ जाएगा 35 से 6 बार भाग गया 30 आएगा, इसलिए 35 माइनस 30 अर्थात शेषफल आ गया 5। शेषफल 5 को भाग गया 6 बार, तो यहाँ 6 लिख देंगे और शेषफल आया 5, 4 के आगे उतार देंगे 54। जैसे हम तीसरे कॉलम में पहुंच जाते हैं तो वो तीसरा कॉलम है वो शेषफल का कॉलम होता है। संशोधित उसी तरीके से करना है जिस तरीके से संशोधित भाज्य ज्ञात करते हैं, लेकिन वो अब कहलाएगा शेषफल। अब वो कहलाएगा शेषफल, इसलिए अब हम सीधा ही ज्ञात करते हैं हमारा शेषफल। तो शेषफल ज्ञात करना है हमें। वैसे ही जो संशोधित भाज्य ज्ञात करते हैं वैसे ज्ञात करना है। हमारे पास में जो नई संख्या आई वो है 54 और उसमें से घटाना है जो नया भागफल आया उसका और द्रव्यांक का गुणा करके, तो 9 और 6 का गुणा करके घटाना है। 9 गुना 6 यानी 54 माइनस 54 बराबर 0, अर्थात आपका शेषफल आ गया 0। अतः भागफल जो निकल कर आया द्रव्यांक से भाग करने पर वो आया 996 तथा शेषफल जो निकल कर आया वो शेषफल निकल कर आया जी। घन ज्ञात करना है हमें अनुरूपण द्वारा, यानी वैदिक गणित का एक सूत्र है अनुरूपण का प्रयोग करते हुए हमें घन ज्ञात करना है और 30 खंड में बनेगा। 3 खंड के अंदर 3 खंड बनाएंगे, 4 खंड बनेंगे। देखिए यहां से जो हमारा इकाई अंक है उसमें सबसे पहले आपको यह लिखना है 1, उसके बाद में आपको लिखना है इकाई अंक, फिर उसके बाद में इकाई अंक का स्क्वायर, फिर उसके बाद में इकाई अंक का घन। फिर यहां से शुरू करना, लिखना है 1, उसके बाद में दाई का अंक, फिर दाई के अंक का स्क्वायर और फिर दाई के अंक का घन। इस तरीके से 4 कॉलम बनेंगे। सूत्र अनुरूपण द्वारा हम वर्ग भी ज्ञात करते हैं, उसमें 3 कॉलम बढ़ते हैं। जब सूत्र अनुरूपण द्वारा घन ज्ञात करते हैं, क्यूब ज्ञात करते हैं तो 4 कॉलम बढ़ते हैं, 4 खंड बनते हैं। 4 खंड इस तरीके से बनते हैं कि 2 अंक जो आपके पास में हैं उनमें से इकाई अंक जो है उसको सबसे पहले लेना है। सबसे पहले तो लिखेंगे 1, उसके बाद में लिखेंगे इकाई अंक, फिर उसके बाद में इकाई अंक का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, फिर इकाई अंक का घन यानी 6 का घन 216। फिर यहां से शुरू करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे 1, पहले यहां से शुरू किया, लिख दिया यहाँ 1। अब यहां से शुरू करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे 1। ये 1 और ये 1 सभी प्रकार के प्रश्नों में होगा, चाहे संख्या चेंज हो। इस 1 का मतलब सूत्र के अनुसार है, यहाँ 1 लिखना है और फिर इकाई अंक को लिखना है, फिर इकाई अंक के स्क्वायर को लिखना है और फिर इकाई अंक के क्यूब को लिखना है। फिर यहाँ से शुरू करेंगे, फिर 1 लिखना है यहाँ, ये सूत्र के अनुसार है। फिर यहाँ लिखना है 1, जो कि ये 1 है हमारा दाई अंक, फिर दाई अंक का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, फिर जो दाई अंक है उसका घन यानी 1 का घन 1। यह मैंने स्कोर करके ही लिखा है, ध्यान रहे। जो आपका इकाई अंक है वो लिखना है यहाँ इकाई अंक का स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, फिर लिखना है 6 का क्यूब हो जाएगा 216। फिर पुनः यहाँ 1 लिखना है, ये सूत्र के अनुसार है।
फिर आपको दाई अंक लिखना है, दाई अंक यहाँ एक ही है, एक लिख दिया। फिर दाई अंक का स्क्वायर करना है तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, फिर क्यूब करना है तो एक का क्यूब एक होगा। इस तरीके से फिर इनका गुणा कर लेना है। 216 और 1 का गुणा कर दिया तो 216 हो गया। जो भी अंक हो उनसे गुणा करना है। 36 और 1 से गुणा कर दिया 36 हो गया। 6 और 1 से गुणा कर दिया 6 हो गया। 1 और 1 से गुणा कर लिया 1। अब दो तरीके हैं, या तो जो मध्य वाले दो खंड है इनमें इनके दुगुना करके इनमें जोड़ना। जैसे 36 से 36 का दुगुना 72 होता है तो 72 को 36 में जोड़ना। इसी प्रकार 6 का दुगुना 12 होता है तो 6 को 12 में जोड़ना है, 12 को 6 में जोड़ना सॉरी। या फिर हम इस तरीके से भी करते हैं, इनके साथ 3 का गुणा करते हैं, वर्ग में 2 का गुणा करते हैं या 3 का गुणा करते हैं, दोनों में से किसी तरीके से आप कर सकते हो। या तो फिर 36 का 2 गुना करके 36 में जोड़ो और 6 का 2 गुना करके 6 में जोड़ो। अन्यथा आप 36 के साथ 3 का गुणा करो और 6 के साथ 3 का गुणा करो, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, दोनों ही सत्य हैं। तो देखिए यहाँ से 36 का 2 गुना 72 हो गया और 6 का 2 गुना 12 हो गया। अब इनको जोड़ देंगे तो ये तो 216 ही है। फिर हो जाएगा ये 108, फिर हो जाएगा 12 और 6 18 और फिर हो जाएगा ये 1। ये जो मान आया इनको हम इसकी जोड़ इस तरीके से करते हैं, प्रत्येक खंड में एक अंक रहना चाहिए और उसके लिए हम इस तरीके से जोड़ भी सकते हैं। ये है 216, 216 में 108 को इस तरीके से जोड़ना है कि ऊपर वाले दाई के अंक जो है 216 का दाई का अंक है उसके नीचे आगे वाली संख्या का इकाई अंक आना चाहिए, अर्थात इसका इकाई अंक 8 216 के दाई अंक के नीचे आना चाहिए। इसी तरीके से 18 लिखेंगे तो इसके दाई के नीचे इकाई अंक आना चाहिए और फिर लिखेंगे तो इसके नीचे आना चाहिए। इस तरीके से 6 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 8 और 2 10 का 0 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, ये हो गया 4096। ये आपका उत्तर हो गया। एक बार पुनः अनुरूपेण द्वारा खंडों में बांटना है। 4 खंड होंगे आपके, ये 1 2 3 और 4। सबसे पहले आपको ध्यान रहे कि 1 लिखना है, ये सूत्र के अनुसार है, कोई भी प्रश्न हो 1 लिखना है, उसके बाद में इकाई अंक को लिखना है। तीसरे कॉलम में इकाई अंक की स्कोर को लिखना है और चौथे कॉलम में स्कोर के बाद में क्यूब लिखना है इकाई अंक का। यानी 1 लिख दिया सूत्र के अनुसार, फिर इकाई अंक लिख दिया 6 का स्क्वायर हो गया 36, स्क्वायर के बाद क्यूब होगा 6 का 216। पुनः पहले बाएं से चले, अब दाएं से बाएं की ओर चलेंगे। सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद में दाएं के अंक को लिखेंगे, जो भी दाएं का अंक हो, यहाँ 1 है तो 1 लिख दिया, फिर दाएं के अंक का स्क्वायर करेंगे अर्थात 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 हो गया। उसके बाद में इनका गुणा कर लेंगे, सीधा गुणा होगा, 216 और 1 का 216 हो गया, 36 और 1 का 36 हो गया, 6 और 1 का 6 हो गया, 1 और 1 का 1 हो गया। फिर मध्य वाले दो खंडों में जो मान है उनका दुगुना करके उसी में जोड़ना है या इनके साथ में 3 का गुणा करना है। जैसे हम 36 के साथ 3 का गुणा करते तो भी 108 किया था, और यदि हम 6 के साथ 3 का गुणा करते तो भी 18 ही आते, या फिर 36 का दुगुना करके उसमें 36 में ही जोड़ दो, 36 का दुगुना 72, 72 को 36 में जोड़ दो, 6 का दुगुना 12, 12 को 6 में ही जोड़ दो। जोड़ने के बाद में जो मान आता है उनको सभी को लिख दो और लिखने के बाद में आप इस तरीके से योग कर सकते हैं। ये योग यानी कि हमारा मकसद यहाँ पर प्रत्येक खंड में सिंगल अंक करना है, एक एक अंक को रखना है। अंतिम कॉलम जो भी है आपका उसमें 1 से अधिक अंक भी रह सकते हैं, तो इसके लिए इस तरीके से योग करना है। सबसे अंतिम वाली संख्या को लिखो, उससे आगे वाली संख्या के इकाई अंक को ऊपर वाली संख्या के दाई के अंक के नीचे लिखो, फिर नीचे वाली संख्या में इकाई अंक के ऊपर वाली संख्या के दाई के अंक के नीचे लिखो। इस तरीके से लिख के योग कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। यही है अनुरूपेण सूत्र द्वारा घन ज्ञात करना। इसका घन कर रहे हैं हम, और वैदिक गणित में एक सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेण, द्वारा सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा घन ज्ञात करना है। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का एक सूत्र होता है घन ज्ञात करने का, दाई अंक का स्क्वायर गुणा दाई अंक का एकाधिकेन ऑब्लिक दाई अंक का स्क्वायर गुणा विचलन 3 गुणा दाई अंक इनटू इकाई अंक का स्क्वायर और इकाई अंक का घन, या एक शब्द आया विचलन। तो विचलन ज्ञात करने का जो नियम है एकाधिकेन में वो 3 गुणा इकाई अंक, 3 गुणा इकाई अंक। तो जैसे अपना प्रश्न है, इनमें इकाई अंक 5 है तो 3 गुणा 5 और माइनस में हमेशा 10 होगा। ध्यान रखें, 3 गुणा इकाई अंक -10, 3 गुणा इकाई अंक -10, 3 आएगा हमेशा, या इकाई अंक बदलता रहता है, प्रश्न बदलेगा तो माइनस में 10 करना है। इस तरीके से 15 - 10 अर्थात आपका विचलन आ गया 5। अब देखिए सीधा इस प्रश्न को हल करते हैं। तो 45 का घन ज्ञात करना है, इसके बराबर होगा
दाई अंक का स्क्वायर। यहाँ पर आपका दाई अंक 4 है तो 4 का स्क्वायर गुणा दाई अंक का एकाधिकेन यानी 4 का एकाधिक ऑब्लिक उसके बाद में हो जाएगा दाई अंक का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। फिर आएगा विचलन। विचलन आपने यहाँ निकाल लिया, विचलन आपका आया 5, इसलिए गुणा में हो जाएगा 5 ऑब्लिक 3 गुणा दाई अंक हो जाएगा 4 गुणा इकाई अंक का स्क्वायर, इकाई अंक का स्क्वायर हो जाएगा 5 और फिर इकाई अंक का घन। इस तरीके से 4 खंड बने, 1 2 3 और 4 खंड बनेंगे। सबसे पहले दाई अंक का स्क्वायर हो गया यानी दाई अंक 4 था, 4 का स्क्वायर गुणा दाई अंक का एकाधिकेन यानी 4 का एकाधिकेन हो गया, दाई अंक 4 था ऑब्लिक उसके बाद में दाई अंक का स्क्वायर, दाई अंक का स्क्वायर हो गया गुणा में विचलन। विचलन किस तरीके से ज्ञात करते हैं, 3 गुणा इकाई अंक -10 जो कि 5 आ गया तो गुणा में हो गया 5, उसके बाद में ऑब्लिक 3 गुणा, ये सूत्र के अनुसार आता है 3 कहां से आया, कईयों के मन में ये सवाल खड़ा होता है, तो 3 ये सूत्र के अनुसार है 3 गुणा दाई अंक हो गया आपका 4, दाई अंक के साथ में आपको गुणा करना इकाई अंक स्कोर का, तो इकाई अंक का 5 का स्कोर हो गया और फिर इकाई अंक के घन यानी 5 का घन हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 4 का एकाधिकेन हो जाएगा 5, एक अधिक मतलब 5, 4 का स्क्वायर 16 गुणा 5, यहाँ से 3 और 4 का गुणा हो जाएगा 12, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 5 का घन हो जाएगा 125। अब देखिए यहाँ से 16 और 5 का गुणा हो जाएगा 80, 16 और 5 का गुणा हो जाएगा 80, 25 और 12 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300, 25 10 250 और 2 25 और यानी हो गए 300 ऑब्लिक उसके बाद में हो गया 125। अब देखिए वही योग करना है जिस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ से 125 फिर जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ दाई अंक के नीचे इकाई अंक आ जाएगा आपका और फिर उसके बाद में 80 को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 80, फिर 80 को जोड़ेंगे तो इस तरीके से 5 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएंगे और 9 इस तरीके से 91 द्वारा 45 के घन ज्ञात करने का सूत्र है एकाधिकेन का एक दाई के अंक का स्क्वायर गुणा दाई के अंक का एकाधिकेन ऑब्लिक दाई के अंक का स्क्वायर गुणा विचलन। जो विचलन हमारा रहता है वो इस तरीके से ज्ञात करते हैं, इकाई अंक और 3 का गुणा करके उसमें से 10 को घटा देते हैं। तो 3 गुणा इकाई अंक हमारा 5 है तो 5 गुणा 3 किया तो 15 आ गए और उसमें से 10 घटाना है, 10 घटाने के बाद में विचलन आ गया 5, इसलिए हो गया विचलन के स्थान पर 5 ऑब्लिक 3 गुणा दाई का अंक गुणा इकाई के अंक का स्क्वायर ऑब्लिक इकाई के अंक का क्यूब। इस तरीके से 4 का स्क्वायर 16, 4 का एकाधिकेन 5, 4 का स्क्वायर 16, 5 3 और 4 का गुणा 12, 5 का स्क्वायर 25, 5 का जो क्यूब है वो 125। इस तरीके से 16 और 5 का गुणा 80 हो गया, 16 और 5 का गुणा 80 हो गया, 12 और 25 का गुणा 300 हो गया और 125 हो गया। जब इनको वैदिक गणित के नियमानुसार योग किया तो हमारे पास में जो उत्तर निकल कर आया वो 93,125 आ गया। ध्यान रहे यहाँ पर 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है, एक तो रखना है इसका सूत्र और एक विचलन इसमें कैसे ज्ञात करते हैं। उन्हें एक बार बता देता हूं, ध्यान रहे कि इनका जो सूत्र होता है वो इस तरीके का होता है, दाई अंक का स्क्वायर गुणा दाई अंक का एकाधिकेन, दाई अंक का एकाधिकेन उसके बाद में ऑब्लिक फिर दाई अंक का स्क्वायर गुणा विचलन, फिर ऑब्लिक यहाँ आएगा सूत्र के अनुसार 3, ये हर क्वेश्चन में आएगा क्योंकि ये सूत्र के अनुसार है। 3 गुणा दाई के अंक के साथ में इकाई के अंक का स्क्वायर होगा, इकाई के अंक का स्क्वायर ऑब्लिक के बाद में हो जाएगा इकाई के अंक का घन हो जाएगा। ये सूत्र रहता है। ध्यान रहे विचलन के अंतर्गत आप विचलन ज्ञात करोगे तब 3 गुणा इकाई का अंक लोगे, 3 गुणा इकाई का अंक जो भी होगा, जैसे इस प्रश्न में 5 है और उसमें से हमेशा 10 को घटाना है, ये आपका विचलन हो जाएगा। और फिर प्रश्न को इस तरीके से सूत्र में सारे मान रख देने हैं जो एकाधिकेन द्वारा आपका घन निकल आएगा।